हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हमारा विषय है एशिया में जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। जैसा कि हमने अब तक जाना था, एशिया महाद्वीप की धरातलीय विशेषताओं के बारे में, एशिया महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में, वनस्पति के बारे में और अपवातंत्र के बारे में। तो आज हम बात करते हैं एशिया के अंदर जनसंख्या का वितरण और घनत्व पर। सामान्य रूप में हम ये जाने सबसे पहले कि जनसंख्या घनत्व वितरण से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के जमाव से लिया जाता है, अर्थात वहां पर जनसंख्या कितनी विद्यमान है ये तो जनसंख्या का वितरण कहलाता है, और वो किस पैटर्न पर विद्यमान है वो जनसंख्या का घनत्व यानी कि उसका जमाव कितना है ये उसके घनत्व के रूप में जाना जाता है। ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और ये तथ्य भी सर्वविदित है कि प्रत्येक स्थान पर जनसंख्या का वितरण समान नहीं मिलता है। जहां पर अनुकूल भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशाएं पाई जाती हैं वहां पर सामान्यतः हमें जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है, और जहां पर इन कारकों की प्रतिकूलताएं पाई जाती हैं या वैसे वैसे जहां जहां पर जैसे जैसे ये कारक प्रतिकूल होते चले जाते हैं जनसंख्या का जमाव भी धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से न केवल विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पर चीन और भारत दो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देश प्रथम और दूसरे नंबर पर यहाँ पर एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं। किंतु यहाँ पर भी हम देखें कि विभिन्न देश जो हैं उनमें सभी जगह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता। चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो भारत दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनसंख्या रखता है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो न तो चीन के सभी भागों में और न ही भारत के सभी भागों में जनसंख्या समान रूप से पाई जाती है। यही विशेषता हमें जनसंख्या के वितरण संबंधी यही तथ्य हमें अन्य देशों के अंतर्गत भी दिखाई देता है। इसके पीछे कई कारकों की भूमिका होती है, क्योंकि जो जनसंख्या वितरण है वो कई कारकों का परिणाम होता है, कई कारकों पर निर्भर होता है, जो कि इस प्रकार है और जिनके बारे में हमें इस प्रकार से जानकारी लेनी है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वो आता है धरातल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समतल मैदानी भाग जो होते हैं ये जनसंख्या के आकर्षण के केंद्र होते हैं। जैसे जैसे धरातलीय विषमताएं बढ़ती चली जाती हैं जनसंख्या की का वितरण भी धीरे धीरे हमें कम दिखाई देता है। ये एक सामान्य सा तथ्य है कि यदि हम देखें तो मैदानी भागों के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, वहीं पठारी भागों के अंदर जनसंख्या कम होती जाती है और पर्वतीय भागों में जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि समतल मैदानी भागों के अंदर जनसंख्या के विकास के लिए या जनसंख्या की आर्थिक उन्नति के लिए जो विभिन्न कारकों की आवश्यकता होती है वो कारक अधिक अनुकूल रूप से विद्यमान होते हैं, इसलिए मैदानी भागों के अंदर जनसंख्या का जमाव हमें अधिक देखने को मिलता है। वहीं पठारी भागों में इस प्रकार के कारक धीरे धीरे प्रतिकूल होते चले जाते हैं, जिससे जनसंख्या धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है, और पर्वतीय भागों में कई प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आती हैं। इस कारण से पर्वतीय भाग जनसंख्या की दृष्टि से कम आकर्षित करते हैं। दूसरा कारक आता है वो है जलवायु। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के बसाव की जो पहली शर्त होती है वो होती है उपयुक्त जलवायु, जहां पर सामान्य रूप में जलवायु अर्थात न तो अधिक तापमान हो और न ही न्यूनतम तापमान हो और न ही बहुत अधिक वर्षा हो या न ही बिल्कुल ही कम वर्षा हो। तो जो ऐसे भाग होते हैं जहां पर जलवायु के कारक विशेषकर तापमान और वर्षा की जो दशाएं हैं वो सामान्य पाई जाती हैं, वहां पर जनसंख्या का जमाव और वितरण हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। जैसे जैसे जलवायु के तत्वों में प्रतिकूलता आती जाती है, चाहे वो तापमान अधिक उच्च होता जाए चाहे तापमान न्यून होता जाए, या वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती जाए या वर्षा की मात्रा कम होती चली जाए, तो वैसे वैसे ही जनसंख्या का वितरण भी कम होता हुआ चला जाता है। और जब जनसंख्या का वितरण कम हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर जनसंख्या का घनत्व भी कम होता हुआ चला जाता है। तो जलवायु अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि प्राचीन काल से ही जनसंख्या के वितरण को और जमाव को प्रभावित करने वाला कारक रहा है। तीसरा जो कारक आता है वो है जल की आपूर्ति। हम ये भी जानते हैं कि मानव की अनेक आर्थिक क्रियाएं, न केवल आर्थिक क्रियाएं बल्कि उसके दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाएं भी
जल की आपूर्ति पर निर्भर करती है। तो जहां पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है वो क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से अधिक सघन होते हैं, और जहां पर जल की आपूर्ति में धीरे धीरे कमी होती हुई चली जाती है, वैसे वैसे जनसंख्या के लिए आकर्षण का केंद्र भी वो क्षेत्र कम होते हुए चले जाते हैं। यही कारण है कि जो हमारे नदी घाटी वाले भाग हैं, जो नदियों के मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर न केवल जल की आपूर्ति बल्कि मैदानी भाग और जलवायु की अनुकूलता के कारण से वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखते हैं, और उन्हीं के अंदर जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव भी हमें देखने को मिलता है। चौथा जो कारक आता है वो है आर्थिक कारक। ये कारक वर्तमान में जनसंख्या के वितरण को और घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। धरातल है, चाहे जलवायु है या जल की आपूर्ति है, ये कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये कारक प्राचीन काल के अंदर या यूं कहें औद्योगिक क्रांति के पूर्व तक ये कारक अधिक प्रभावी थे। वर्तमान में जनसंख्या जो वितरण का कारक हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है वो है आर्थिक कारक। जहां पर आर्थिक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, वो क्षेत्र जनसंख्या के आकर्षण के केंद्र होते हैं। और जहां पर आर्थिक कारक प्रतिकूल होते हैं या आर्थिक उन्नति कम है, रोजगार के अवसर सीमित हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। विश्व के विभिन्न भागों में हम इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। यदि हम पश्चिमी एशिया को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जलवायु की दृष्टि से या जल की आपूर्ति की दृष्टि से वो क्षेत्र इतने अधिक उपयुक्त नहीं है कि वहां पर जनसंख्या का जमाव हमें देखने को मिले, लेकिन आर्थिक कारकों की प्रधानता के कारण से, पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के कारण से वो क्षेत्र आज विश्व में जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक कारक वर्तमान में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। पांचवा कारक आता है वो है राजनीतिक कारक। सरकारों की जो विभिन्न नीतियां होती हैं जनसंख्या के वितरण को प्रोत्साहित भी करती हैं और उसके साथ साथ उनके जमाव को हतोत्साहित भी करती हैं। तो जहां पर राजनीतिक कारक अनुकूल होते हैं, यदि वहां पर सरकारी नीतियां जनसंख्या के विकास के लिए अनुकूल होती हैं, तो ऐसे क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से आकर्षण के केंद्र होते हैं। और जहां पर राजनीतिक अनिश्चितता, असुरक्षा इत्यादि कारक विद्यमान होते हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के युद्ध की घटनाएं हो या आतंकवाद की घटनाएं हो, ऐसे क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से कम आकर्षण के केंद्र होते हुए चले जाते हैं। तो हमने ये जाना कि जनसंख्या का जो वितरण है वो इन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, चाहे वो धरातल हो, जलवायु हो, जल की आपूर्ति हो, आर्थिक कारक हो और राजनीतिक कारक हो। ये विभिन्न कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, कि जनसंख्या जो घनत्व है वो एशिया महाद्वीप में हम यदि बात करते हैं तो यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या को क्षेत्र के आधार पर और घनत्व की मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है वो है सघन जन घनत्व वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत जहां पर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जन घनत्व पाया जाता है वो क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। एशिया महाद्वीप में सिंधु गंगा का मैदान, भारत का पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र, यांगटीसी-कियांग, हुआंगहो, सेकियांग, मेकांग, मीनाम और रेड नदी घाटी क्षेत्र, जापान, उत्तरी व दक्षिण कोरिया तथा इंडोनेशिया में जावा आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक इसलिए मिलता है क्योंकि जनसंख्या के निवास की अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती हैं, चाहे वो जलवायु दृष्टि से हो, चाहे वो धरातलीय दृष्टि से हो या आर्थिक कारकों की उपलब्धता हो। तो यहाँ पर जलवायु, कृषि, उद्योग, खनिज आदि जो कारक हैं इनकी अनुकूलता से इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का जो जमाव है वो हमें अधिक देखने को मिलता है। दूसरा आता है, उसे हम कहते हैं मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र। जहां पर 50 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है वो क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें भारत का मध्यवर्ती भाग है, श्रीलंका है, मलेशिया है, थाईलैंड है, मध्यवर्ती चीन है, ये इसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर जनसंख्या का मध्यम घनत्व इसलिए है क्योंकि जनसंख्या को आकर्षित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं उनमें से किन्हीं 1 या 2 कारकों की अनुकूलता हमें इसके अंतर्गत दिखलाई देती है। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या का मध्यम घनत्व पाया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो है अल्प जन घनत्व वाले क्षेत्र।
इसके अंतर्गत वह क्षेत्र शामिल हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम मिलता है। यहाँ पर भौगोलिक और आर्थिक कारकों की प्रतिकूलता से जनसंख्या कम पाई जाती है, चाहे वो चीन का पश्चिमी भाग हो, थार का मरुस्थल हो, अरब मरुस्थल हो, मध्य एशिया के पर्वतीय क्षेत्र या उच्च पठारी भाग और साइबेरियाई क्षेत्र हों, वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ पर भी जहाँ भौगोलिक और आर्थिक कारकों की प्रतिकूलता है वहाँ पर अल्प जनघनत्व में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर बात की कि एशिया के अंदर जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हमने एशिया महाद्वीप को 3 भागों में बांटा, सघन, मध्यम और अल्प घनत्व वाले क्षेत्र। उसके साथ साथ हमने जनसंख्या वितरण और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। तो हम अगले विषय पर हमारी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।